Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Alphabara. Today we are going to discuss the reading name The Phoenicians and Almost Forgotten People. So Phoenicians are the people from an area and who are forgotten after so many battles. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. The first question category everyone that we have here is note completion. So we have one words limit here. The statement, the heading here we have is Phoenicians trading activity. So the way they did their business, the way they traded with others is the whole category all about. The first question is the Phoenicians skill at a dash help them to trade. So वो बोल रहे हैं कि जो Phoenicians की skill थी, स्किल मतलब कोई उनकी एबिलिटी थी किसी जगह में किसी एरिया में हेल्प देम टू ट्रेड, वो उनकी जो स्किल थी उसकी वजह से ही वो ट्रेडिंग में अच्छे हो पाए थे। अभी हमने बताना कि कौन सी उनकी स्किल थी। आंसर इज सी फेयरिंग, जैसे वो समुद्र में घूम सकते थे, वो सब काम कर सकते थे समुद्र में, सो उसकी वजह से ही वो अच्छे हो पाए थे। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिलती है। फिनिशियंस की बात वहां पर हुई है, ट्रेडर्स की बात भी वहां पर हुई है कि वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स थे और उन्होंने कॉलोनियल नेटवर्क अपना बना लिया था। ट्रेडर्स वो किस लिए अच्छे थे? बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज वर बेस्ड, क्योंकि ट्रेड उनका बेस था किसके ऊपर? सी फेयरिंग के ऊपर। एंड एबिलिटी फिनिशियंस डेवलप्ड, जो उन्होंने कब डेवलप की थी? सी फेयरिंग एक एबिलिटी थी जो उन्होंने डेवलप की थी। अभी क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें पूछा है कोई स्किल, स्किल जो फिनिशियंस के पास थी जिसकी वजह से वो इतने अच्छे ट्रेडर्स बने थे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सी फेयरिंग। सी फेयरिंग ऐसी एक स्किल थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एन एंशियंट स्टोरी। एक क्या थी? एक पुरानी, बहुत पुरानी स्टोरी थी। डैश अ डैश फ्रॉम फनीशिया, एक जो बंदा था, कोई इंसान था फनीशिया से, हु लिव्ड इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में रहा था। उसके पास 50 शिप्स थे। हमें बताना कि फनीशिया का वो कौन था जो इजिप्ट में रह रहा था। आंसर फॉर दिस वन इज मर्चेंट एवरीवन। यू विल गेट दिस आंसर इन सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ अगर आप रीड करना स्टार्ट करोगे, आपको लाइन नंबर ना 3 में मिल जाएगा, 4 में मिल जाएगा। वेरिकेट एल जो था एक नेम, अ फोनीशियन मर्चेंट। फोनीशिया में वो क्या था? एक मर्चेंट था, लिविंग इन टानिस इन इजिप्ट, वो इजिप्ट में रह रहा था। सो वो फोनीशिया में क्या था? वो एक मर्चेंट था। सो हमारा आंसर आ गया मर्चेंट। हमारा आंसर उसका नेम नहीं आ सकता क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ए आर्टिकल लगा हुआ है। सो उसके लिए हमारा आंसर सिर्फ मर्चेंट आना था। क्वेश्चन नंबर 3, a king of Israel built a dash using supplies from Phoenicia. So Phoenicia से उन्होंने सामान यूज किया, सप्लाईज यूज की, और जो किंग था उसने कुछ बनाया था। आंसर इज टेम्पल। उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने एक टेम्पल बनाया था। इसकी लोकेशन भी हमें मिलती है जी सेकंड सॉरी थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में इफ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 3 एवरीवन, देयर इज द नेम ऑफ द किंग हायरम, a king of Phoenician city of Tyre, was an ally and business partner of Solomon. वो business partner था सोलोमन का, जो इजराइल का राजा था। For Solomon's temple in Jerusalem, हिरम प्रोवाइडेड क्राफ्टमैन। सो सोलोमन के टेम्पल के वास्ते हिरम ने क्या दिया था? उन्होंने मटीरियल प्रोवाइड किया था। सो क्या बनाने के लिए मटीरियल प्रोवाइड किया गया था? टेम्पल बनाने के लिए। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी टेम्पल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फिनिशिया सप्लाइड सोलोमन। जो फिनिशिया थी उन्होंने सोलोमन को प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? स्किल्ड, कोई एक्सपर्ट चीज प्रोवाइड की थी। आंसर इज क्राफ्ट्समैन। उन्होंने क्राफ्ट्समैन प्रोवाइड किए थे, उनको वर्कर्स प्रोवाइड किए थे। इसकी लोकेशन भी हमें सही सेम ही एरिया से मिल रही है। थर्ड पैराग्राफ में इसी वहां पर लिखा है फॉर सोलोमन टेम्पल, सोलोमन के टेम्पल के वास्ते जेरूशलेम में हिरम ने क्या प्रोवाइड किया? क्राफ्ट्समैन प्रोवाइड किए विद पर्टिकुलर स्किल, जिसके जिनके पास स्किल थी, दैट मींस नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, जो एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट किस कौन थे? क्राफ्ट्समैन थे। सो क्राफ्ट्समैन हमारा आंसर आ गया। Next question we have here everyone is question number 5. Main material that Phoenicia, main material जो Phoenicia ने sent to Israel was, जो Phoenicia ने Israel को send किया था, वो main material क्या था? Answer can be timber or answer can be cedar. Everyone we get this answer from the same paragraph again. वहां पर लिखा है he also supplied materials, उसी लोकेशन से उन्होंने मटीरियल भी प्रोवाइड किया। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली ना, स्पेशली इज इक्वल्स टू मेन। मेन मटेरियल क्या था? मेन मटेरियल था टिम्बर। आपका आंसर यहाँ से टिम्बर भी आ सकता है। और यहाँ पर लिखा है इंक्लूडिंग सेडर, सेडर भी आपका, आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लगा, आपका दोनों जो आंसर है वो ठीक चले जा सकते हैं। Let's move to question number 6 everyone. Question number 6 here is
द किंग्स ऑफ फनीशिया एंड इजराइल फॉर्म्ड अ बिजनेस डैश। जो फनीशिया और इजराइल के राजे थे, किंग्स थे, उन्होंने कोई चीज बनाई थी, कुछ बिजनेस का बनाया था, इन ऑर्डर टू कैरी आउट ट्रेड, ताकि वो अपना व्यापार कर सके। उन्होंने बिजनेस का कुछ बनाया था। आंसर इज पार्टनरशिप। इन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई थी अपनी। अभी हम इसकी लोकेशन भी सेम लोकेशन से मिल रही है। सेडर के बाद अगर आप रीड करो, द टू किंग्स वेंट इन टू ट्रेड इन पार्टनरशिप। अभी ये दो जो किंग्स थे, दोस्त थे, राजे थे, उन्होंने ट्रेड किया। कैसे ट्रेड किया? पार्टनरशिप में ट्रेड किया। सो हमारा आंसर 6 का आ गया पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 7, फिनिशियंस कार्व्ड डैश एज वेल एज सेडर। जो फिनिशियंस थे उन्होंने कार्व का मतलब होता है ऐसे खरोदना, राइट? सो खरोद खरोद कर जैसे हम पेंटिंग बना लेते हैं। सो फिनिशियंस ने कार्व किया था। सेडर को तो किया क्या था, इसके साथ आइवरी को भी किया था। एवरीवन, जो आपका फर्स्ट पेज पर लास्ट पैराग्राफ है ना, ये वाला 4 नंबर पैराग्राफ, फिनिशिया वॉज फेमस फॉर, वो वाले पैराग्राफ में आपका इसका आंसर मिलेगा। इसकी सेकेंड लाइन में अगर आप देखो, वहां पर लिखा है सेडर वुड वॉज नॉट ओनली एक्सपोर्टेड। सिर्फ सेडर वुड नहीं उन्होंने एक्सपोर्ट की थी आर्किटेक्चर और शिप बिल्डिंग के वास्ते, इट वॉज ऑल्सो कार्व बाय फिनिशिया। जो सेडर वुड थी वो फिनिशियंस ने कार्व भी की थी। सो कार्विंग की बात होगी। सेम स्किल वॉज अडेप्टेड, यही हमने स्किल दोबारा से अडेप्ट की, टू इवन मोर प्रेशियस वर्क इन आइवरी। यही स्किल हमने आइवरी के वास्ते यूज कर ली ना। उन्होंने पूछा था सेडर के साथ साथ और किस चीज को हमने कार्व किया था, आंसर आ गया यहाँ से आइवरी। आइवरी को भी हमने कार्व किया था। Let's move to the next question, everyone. Question number 8. Phoenicians also earned a dash from shipping goods. So goods को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने की वजह से भी Phoenicians ने कोई चीज अर्न की थी। आंसर इज कमीशन। उन्होंने कमीशन अर्न की थी। और इसकी लोकेशन हमें मिलती है ऑन द राइट हैंड साइड। एवरीवन, राइट हैंड साइड में जो आपका पैराग्राफ है, देयर वर द मेन प्रोडक्ट्स, वो वाला पैराग्राफ, वहां से अगर आप सेकेंड लाइन रीड करो, वहां पर लिखा है ट्रेडर्स एंड मिडलमैन दे टुक अ कमीशन ऑन मच ग्रेटर रेंज ऑफ प्रेशियस गुड्स। जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किए थे, दैट मीन्स कि उन्होंने एक दूसरे को प्रोवाइड किए थे। सो उन्होंने उनको उस चीज के वास्ते क्या मिला, उस चीज के वास्ते उनको मिला एक कमीशन। सो वहां से हमारा आंसर आ गया कमीशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी कवर हो गई है। अभी हम मूव करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम्स विद असीरिया लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फिनिशियन कॉलोनीज। वो बोल रहे जो हमारी असीरिया के साथ प्रॉब्लम्स थी, उसके वजह से बहुत सारी जो कॉलोनीज है, फिनिशियन कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई थी। आंसर इसका है जी ट्रू, कि ये तो बात ठीक बोली आपने। जो आपको फर्स्ट पेज का पैराग्राफ, ये ट्रेडिंग एंड सीफेयरिंग स्किल्स वाला पैराग्राफ है, वहां से आंसर मिलेगा, क्योंकि वहां पर नेटवर्क ऑफ कॉलोनीज आपको मेंशन किया गया है। ट्रेडिंग एंड सीफेयरिंग स्किल्स ऑफ फिनिशियंस रिजल्टेड इन नेटवर्क ऑफ कॉलोनीज स्प्रेडिंग वेस्टवर्ड थ्रू मेडिटेटेड। वो बोल रहे कि जो इनकी सीफेयरिंग और ट्रेडिंग स्किल्स थी, उनकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, कॉलोनीज का नेटवर्क आ गया, जो कि वेस्टवर्ड की तरफ, वेस्ट साइड की तरफ स्प्रेड हो गया था। द फर्स्ट वॉज प्रोबेबली सिटियम एंड साइप्रस established in 9th century। पहली जो कॉलोनी स्टैब्लिश हुई थी वो 9th सेंचुरी में आई थी। बट द मेन एक्सपेंशन, लेकिन ज्यादा जो हमारी कॉलोनीज एक्सपैंड की वो कब की, 8th सेंचुरी बीसी में, व्हेन प्रेशर फ्रॉम एसीरिया टू ईस्ट डिसरप्टेड द पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑन द फिनिशियन कोस्ट। जब एसीरिया से क्या हुआ, प्रेशर आया और उनका जो ट्रेड है वो वहां पर खत्म होने लग पड़ा, डिस्टर्ब होने लग पड़ा, तब उन्होंने ज्यादा एक्सपैंड की, तब उनकी कॉलोनीज ज्यादा बनी। कब बनी, जब सीरिया ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रू, कि जब सीरिया ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तब जो एक्सपेंशन है, तब जो फिनिशियंस की कॉलोनीज है वो तब ज्यादा बननी स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 10, Carthage was an enemy town which Phoenicians won in battle। वो बोलते हैं जो Carthage था वो एक एनिमी, जो दुश्मन है, उनका टाउन था, जो फिनिशिया ने जीता था बैटल में। आंसर इसका फॉल्स, कैसे नहीं है, वो तो उन्होंने खुद बनाया था, जो ये हमारा टाउन था। इसकी लोकेशन आपको सेकंड पैराग्राफ में, जो फर्स्ट सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, वहां से क्लियर हो जाएगा। Carthage was the largest of the towns founded by Phoenicians। ये टाउन ही फिनिशियंस ने फाइंड आउट किया था, इन्होंने ही ये चीज एस्टैब्लिश की थी। दैट मीन्स कि ये उन्होंने जीता नहीं था, ये किसी से उन्होंने हड़प्पा नहीं था। सो उन्होंने कार्थेज को खुद बनाया था, खुद फाइंड आउट किया था। सो ये इनका बनाया हुआ घर था, उनका बनाया हुआ टाउन था। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स करा। क्वेश्चन नंबर 11, फिनिशियंस रीच द एटलांटिक कोस्ट। जो फिनिशियंस थे वो अटलांटिक जो कोस्ट थी वहां तक पहुंच गए थे। आंसर इज ट्रू, क्योंकि वो पहुंच गए थे।
सेकेंड पेज पर जो सेकेंड पैराग्राफ एवरीवन वहां पर आपको मिलेगा, द सब्सिक्वेंट स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ फिनिशियन कॉलोनीज इन द वेस्टवर्ड मेडिटेरियन इवन आउट टू द अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्पेन। कि फिर क्या हो गया, जो फिनिशियंस थे वो स्प्रेड भी हुए और उनकी कॉलोनीज और ग्रो होगी मेडिटेरियन की तरफ और इवन अटलांटिक की कोस्ट की तरफ। कोस्ट का मतलब होता है किनारा, दैट मीन्स कि अटलांटिक समुद्र के किनारे तक वो पहुंच गए थे, दैट मीन्स वो समुद्र तक पहुंच गए थे। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ट्रू, कि हाँ वो रीच कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट्स ऑफ फिनिशिया वर कॉन्कर्ड बाय अ सीरीज ऑफ एम्पायर्स। सो वो बोल रहे हैं कि जो फिनिशिया के कुछ कुछ हिस्से थे उनको जीत लिया गया था, जो उनके जो बहुत अलग अलग जो सीरीज ऑफ एम्पायर्स थे उन्होंने क्या किया, जो इलाके थे राज्य थे उन्होंने फिनिशिया के पार्ट्स को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। आंसर इज ट्रू। इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है सेकेंड पेज राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ 8th सेंचुरी बीसी वाला। फ्रॉम 8th सेंचुरी बीसी मैनी ऑफ कोस्टल सिटीज, बहुत सारी जो किनारे की तरफ सिटीज हैं फिनिशिया की, केम अंडर कंट्रोल, वो कब्जे में ले ली गई ऑफ अ सक्सेशन ऑफ इम्पेरियल पावर, जब वहां पर और राज्य के पावर्स आए, इम्पेरियल पावर्स आए, सो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कोस्टल सिटीज को अपने अंडर ले लिया, जैसे बेबीलोनियन, पर्सियोनियंस एंड मैकडोनियन ग्रीक। सो ये सारे क्या हो गए, इन्होंने अपने अंदर जो सिटीज थी उनको कंट्रोल कर लिया था, उन्होंने उनको कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। सो यहाँ से हमारा आंसर बन गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, फिनिशियंस वेलकम्ड रोमन कंट्रोल ऑफ द एरिया। सो उन्होंने बोला जो फिनिशियंस थे, जब रोमन ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने उनको वेलकम किया। आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि वेलकम की बात तक नहीं हुई। आपको लास्ट पैराग्राफ में फिनिशियंस मिलेंगे, रोमन्स मिलेंगे, और उन्होंने रोमन्स ने उनको उनके एरिया पर कब्जा भी कर लिया, उनका पार्ट भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि उन्होंने उनको वेलकम किया या अनवेलकम किया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सो हमारा 13th आंसर चला गया नॉट गिवन। लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज एवरीवन। जो हमारा सेकंड पैसेज है उसका नेम है द हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, और फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। पैराग्राफ ए हमारा इसका आंसर आ रहा है 4, द वैल्यू ऑफ स्टडिंग हॉलीवुड गोल्डन एज, की हॉलीवुड की गोल्डन एज को अगर हम स्टडी करते हैं उसकी वैल्यू क्या है। अभी ये आंसर ना एलिमिनेशन मेथड से आया, बाकी कोई भी हेडिंग इसके साथ मैच नहीं कर रही थी, सिर्फ ये फोर्थ वाली जो हेडिंग थी हमारी वही सिर्फ मैच कर रही थी। पैराग्राफ ए में आप सेंटर में से पढ़ना स्टार्ट करना एवरीवन। लाइन नंबर 4 से, हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम, जिसमें साउंड भी आ गया और वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हमने यूज की। इन एडिशन टू इट्स हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, की हॉलीवुड में हमें हिस्टोरिकल इंटरेस्ट तो है हिस्ट्री में, जो वहां पर वो उसमें तो इंटरेस्ट है। इंस्पेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ स्टूडियो सिस्टम में ऑफन ऑफर क्लूज रिगार्डिंग द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट अकम्पनी द ग्रोथ ऑफ न्यू मीडियम। वो बोले अगर हम हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियो सिस्टम को थोड़ा इंस्पेक्ट करें, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करें, तो हमें क्लूज मिल सकते हैं, हमें हिंट्स मिल सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है कि कंपनी ने, हॉलीवुड ने कितना स्ट्रगल्स किया, कौन सी मुश्किलें फेस की थी जब वो एक न्यू मीडियम सामने लेकर आए थे। सो अगर हम उनके स्ट्रगल्स को एग्जामिन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जब न्यू मीडियम आता है तो कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, हमें और नॉलेज ही होगी। सो वैल्यू ऑफ स्टडिंग की वैल्यू क्या निकली, हमें नॉलेज मिल गई, हम अवेयर हो गए उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, हॉलीवुड की गोल्डन एज के बारे में। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 4। पैराग्राफ बी की तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर है जी 2, द मूवी इंडस्ट्री अडेप्ट टू इनोवेशन। अभी मूवी इंडस्ट्री ने क्या किया, इनोवेशन को अडेप्ट कर लिया, दैट मीन्स अभी वो इनोवेटिव जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने लग पड़े थे। पैराग्राफ बी में अगर आप मूव कीजिए, आपको फर्स्ट लाइन से उसकी बात जो होनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने वहां पर सिंक्रोनाइज्ड फीचर, द वार्नर ब्रोस 1927 फिल्म द जैज सिंगर वॉज द फर्स्ट, ये फर्स्ट पिक्चर थी टू फीचर सिंक्रोनाइज्ड स्पीच, जिन्होंने ये न्यू फीचर सिंक्रोनाइज्ड स्पीच वाला फीचर फर्स्ट टाइम यूज किया था। हैवर जो इंडस्ट्री थी उसमें टर्मोइल आ गया, जो सारी की सारी इंडस्ट्री थी वो हिल गई थी। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि हम भी ये चीज़ करें, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण या और न्यू कैमरा बहुत महंगा होता था, ये सारी चीज़ों के कारण वो नहीं कर पाए थे। फिर सेंटर में ये मेंशन किया इन द एंड पावर ऑफ सिनेमैटिक साउंड टू बोथ मूव ऑडियंस एंड इनहेंस द स्टोरी परसुएटेड स्टूडियोज दैट द टॉकीज वर वर्थ इन्वेस्टिंग इन। लेकिन फिर जब उनको पता चला कि ऑडियंस को बहुत पसंद आती है टॉक वाली मूवीज और इसके साथ साथ स्टोरीज भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं,
तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लिया। दैट मीन्स कि तब मूवीज में ये न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि उन्होंने, मूवी इंडस्ट्री ने अडेप्ट कर लिया था टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को। लेट्स मूव टू पैराग्राफ सी। इसका आंसर है जी 7, गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल ले लिया था सी पैराग्राफ में। एवरीवन सी पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर आपको मिलेगा लाइन नंबर 2 में, मेजर स्टूडियोज रियलाइज दे कुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स बाय हैंडलिंग ईच स्टेज ऑफ फिल्म लाइफ। जो मेजर स्टूडियोज थे, बड़े बड़े स्टूडियोज थे, उन्होंने बोला कि हमें तभी प्रॉफिट मिलेगा जब हम सारा का सारा काम खुद ही हैंडल करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन। सो ये सारा का सारा जो काम था, ये मेजर जो बड़े बड़े स्टूडियोज थे वो ही हैंडल करते थे। 5 studios, the big 5, worked to achieve vertical integration through late 1940s, owning very vast real estate on which to construct elaborate सेट्स। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बिग 5 थे, वो 5 स्टूडियोज थे, बड़े मेन मेजर स्टूडियोज थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियल एस्टेट एरियाज ही खरीद लिए जहाँ पर वो सेट बनाते थे, वो ही सब कुछ देखते थे कि रिलीज डेट कब होएगी, कैसी मूवी हमने बनानी है, कैसी नहीं बनानी। सो ये जो बिग 5 थे, बिग 5 स्टूडियोज थे, इनके अंडर ही ये सारा का सारा काम हो रहा था। सो यहाँ से पता चल गया कि कंट्रोल जो था हॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री के ऊपर किसका था। सो यहाँ से आ गया आंसर 7, गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ डी। इसका आंसर है जी 1, द पावर विद इन ईच स्टूडियो। अभी हर एक स्टूडियो के अंदर खुद में कोई ना कोई जो अलग पावर है वो हमें दिखती है। लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ एवरीवन। डी पैराग्राफ में आपको देखना पड़ेगा ये लाइन नंबर 4 से, द राइज ऑफ स्टूडियो सिस्टम ऑल्सो हिंजेस ऑन द treatment of stars who were constructed and exploited to suit the studio's image and schedule। वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे स्टूडियो सिस्टम इंक्रीज होने लग पड़ा, जो स्टार्स थे, जो एक्टर्स थे, उनके साथ बहुत ही बैड बिहेव होता था। उनको स्टूडियो की इमेज को और बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था, उनको बहुत ही बैड ट्रीटमेंट किया जाता था। एक्टर्स वर बाउंड अप टू 7-year कॉन्ट्रैक्ट। एक्टर्स को 7 साल एक ही सिंगल स्टूडियो के साथ काम करना पड़ता था। स्टूडियो बॉस जनरली हेल्ड ऑल द ऑप्शंस, और सारी की सारी ऑप्शन स्टूडियो के बॉस के पास होती थी। स्टार्स कुड बी लोन्ड टू अदर प्रोडक्शन कंपनीज। जो स्टार्स थे वो दूसरी कंपनीज को भी दिए जाते थे। स्टूडियोज बॉसेस कुड ऑल्सो फोर्स बैड रोल्स ऑन एक्टर्स। जो रोल्स वो नहीं भी लेना चाहते, वो खुद भी उनको इन्फ्लुएंस करते थे, उनको प्रेशराइज करते थे कि आप बैड रोल्स ही करो। मैनिपुलेट एवरी सिंगल डिटेल ऑफ स्टार इमेज। वो स्टार्स की इमेज को भी खराब करने का उनके पास हाथ था। दैट मीन्स कि जो स्टूडियो थे उनके पास बहुत सारा पावर थी, वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वे में उनका कंट्रोल था स्टार्स के ऊपर भी। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर क्या आ रहा है, द पावर विद इन ईच स्टूडियो। की एक स्टूडियो के पास कितनी पावर है, वो सारे के सारे स्टार्स का फ्यूचर भी खराब कर सकते थे, उनके 7 years का कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, उनके साथ वेरी बैड वे में बिहेव करते थे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पैराग्राफ ई। आंसर है इसका हमारा 5 इज डिस्टिंग्विशिंग, मतलब डिफरेंस पता करना। डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सो बाकी मार्केट में से वो जो लोग थे वो थोड़ा डिफरेंट थे, डिस्टिंग्विशिंग थे। लेट्स मूव टू ई पैराग्राफ एवरीवन। ई पैराग्राफ में यू ऑल हैव टू रीड फ्रॉम द सेंटर ओनली। उन्होंने यहाँ पर लाइन नंबर 4 में लिखा, दे ऑल्सो हैड टू क्रिएट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स कि उनको अपना प्रोडक्ट डिफरेंट बनाना होता था। एग्जामिनिंग हाउ ईच प्रोडक्शन कंपनी ट्राई टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ हैज लेड टू लूज करेक्टराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडियो स्टाइल। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हर एक कंपनी चाहती थी कि वो डिफरेंट हो बाकियों से, सो उनके जो स्टूडियो स्टाइल्स थे वो भी काफ़ी फीचर्ड थे, वो भी काफ़ी अलग अलग थे। सो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन वाला। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5, डिफरेंशिएशन इन each studio. So distinguishing themselves from the rest of the market. Now the last question, paragraph F, answer इसका 6, a double attack on film studios power। कि जो फिल्म स्टूडियो की पावर है उसके ऊपर 2 बार अटैक हुआ। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन ये डबल अटैक है क्या। एफ पैराग्राफ में मूव करते ही आपको लाइन नंबर 3 से रीड करना है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस पैरामाउंट फेडरल डिक्री ऑफ द ईयर, द स्टूडियोज वर ऑर्डर्ड टू गिव इन अप देयर थिएटर्स। अभी जो थिएटर स्टूडियोज के होते थे वो वहीं पर अपनी क्या चलाते थे, मूवीज चलाते थे। तो स्टूडियोज को पहले तो हमने बोल दिया कि अपने थिएटर्स छोड़ दो, ठीक है। सो ये पहला हुआ। ओपनिंग द मार्केट टू स्मॉलर प्रोड्यूसर्स। तो उन्होंने जब अपने थिएटर्स छोड़ दिए तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी अपना जो मार्केट थी ओपन कर सकते थे।
दिस कपल्ड विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, और ये क्या होगी, ये चीज दो गुना होगी। दैट मीन्स पहले तो हमने उनसे थिएटर छुड़वा दिए, और फिर क्या हो गया, वहां पर हमारे पास आ गया टेलीविजन। सो स्टूडियोज को लोगों को स्टूडियोज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, थिएटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो टेलीविजन पर हर चीज शो कर सकते थे। सो यही हो गए टू अटैक्स, डबल अटैक्स कपल्ड, राइट। सो यहाँ से हमारा आंसर एफ पैराग्राफ का एवरीवन आ रहा है, कपल्ड वाला, डबल वाला, विच इज 6, a double attack on film studios power. Let's move to the next category now. The next category that we have, everyone, is again true false not given. Question number 20th is, after the jazz singer came out, so जब ये फिल्म बाहर आ गई थी, other studios immediately began making movies on with synchronized sound. वो बोले जब ये वाली मूवी बाहर आई, जैज सिंगर बाहर आई, तब बाकी स्टूडियोज ने इमीडिएटली जल्दी जल्दी मूवी जो बाकी दूसरे सिंक्रोनाइज साउंड के ऊपर जो मूवी बनानी स्टार्ट कर दी इमीडिएटली। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि उन्होंने तो पहले हेजिटेशन शो की थी, इमीडिएटली उन्होंने नहीं बनाई थी। बी पैराग्राफ में हमारे पास जो सेकंड लाइन है, वहां पर जैज सिंगर की बात हुई थी। वार्नर ब्रोस ने बनाई थी द जैज सिंगर मूवी, और ये पहली ऐसी मूवी थी जिसने सिंक्रोनाइज स्पीच को यूज किया था, ठीक है। एंड विद इट केम अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री में टर्मोइल फैल गया, उथल पुथल फैल गई थी। पीरियड दैट मीन्स कुछ टाइम वहां पर उथल पुथल फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि स्टूडियोज चाहते थे कि वो वॉकी टॉकीज बनाए, स्टूडियोज को पता था उससे मनी बनती है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत थी, उनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ना था। क्यों? क्योंकि न्यू कैमरा इक्विपमेंट चाहिए था, न्यू प्रोजेक्शन फैसिलिटीज चाहिए थी, जिसकी वजह से जो स्टूडियोज थे वो हेजिटेट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट मीन्स कि उनको टाइम लगा था, उन्होंने उसी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी थी, उन्होंने काफी टाइम बाद जाकर इन्वेस्टमेंट की। सो इमीडिएटली से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट कर गया और चला गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21, there was some drawbacks to recording moving actors voice in the early 1930s। वो बोल रहे हैं कि जब हम मूवी एक्टर की वॉइस को रिकॉर्ड करते थे तो हमें कुछ डिसएडवांटेजेस मिल रही थी 1930s में। आंसर इज ट्रू कि हमें डिसएडवांटेजेस तो मिल रही थी। अभी हमने फाइंड आउट करना था कि 1930s की बात कहाँ पर हो रही है, और इसकी लोकेशन हमें वहीं पर बी पैराग्राफ में मिल रही है। बी पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन में हमें मिला 1930s, और यहीं से अगर आप रीड करना स्टार्ट करो नीचे से सेवेंथ लाइन में भी, overall the use of sound in film was well received by audience but there was still many technical factors to consider। कि ऑडियंस को ये चीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स थे, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। Although full integration of sound into movies was completed by 1930, it would make somewhat longer for them to regain their stylistic elegance and dexterity. The camera now has to be encased in big, clumsy, unmovable, soundproof box. In addition, actors struggle having to direct their speech to awkwardly hidden microphone in huge plant। जो actors थे उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती थी जब उनको बोलना होता था, और उनको जो हमने छुपाए होते थे माइक्रोफोन्स उसकी तरफ अपना फेस कर कर बोलना पड़ता था, तो उनको क्या होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। सो ड्यू टू दीज टेक्निकल फैक्टर्स ये क्या था, इजी नहीं था। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो हम एक्टर की वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें हमें सम ड्रॉबैक्स थे कुछ कुछ तो ड्रॉबैक्स थे। सो यहाँ से आंसर हमारा बन गया ट्रू। Question number 22. There was intense competition between actors for contract with leading studios। वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन एक्टर्स के अमंग देखा गया लीडिंग स्टूडियोज के साथ काम करने में। आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि इंटेंस कंपटीशन की कहीं पर भी बात नहीं हुई कि वो लीडिंग स्टूडियोज के साथ इंटेंस कंपटीशन बाकी एक्टर्स का हो रहा था। कंपटीशन की बात हुई लेकिन इंटेंस कंपटीशन की बात नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडियोज हैड टोटल कंट्रोल हाउ देयर एक्टर्स वर परसीव्ड बाय द पब्लिक। जो स्टूडियोज थे उनके हाथ में था कि पब्लिक को हमारा एक्टर कैसा दिखे। दैट मीन्स कि एक्टर की ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस, उनका बिहेवियर, उनकी जो लाइफ थी उसके ऊपर जो कंट्रोल था वो सारा स्टूडियो का था, और पब्लिक उनको कैसे देखे, सो उनका जो ओवरऑल ओवरव्यू था पब्लिक के सामने वो भी स्टूडियो के हाथ में था। आंसर इज ट्रू फॉर दिस, क्योंकि हमने रीड भी किया है। जब हमने डी पैराग्राफ रीड किया था वहीं से हमें क्लियर हो गया था लास्ट फोर्थ लाइन से डी पैराग्राफ की, स्टूडियो बॉसेस कुड ऑल्सो फोर्स बैड रोल्स ऑन एक्टर्स, एक्टर्स को बैड रोल्स भी दे सकते हैं। मैनिपुलेट एवरी सिंगल डिटेल ऑफ स्टार इमेजेस, स्टार्स की इमेज को भी वो चेंज कर सकते हैं। अगर इमेज चेंज कर दी दैट मीन्स पब्लिक के सामने पब्लिक उनको कैसे देखते हैं वो सारा काम उन्होंने चेंज कर दिया। किन्होंने किया? स्टूडियोज ने किया ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रू।
Let's move to the next category. We have two words limit here. The heading here is the Hollywood studios. So first question is, throughout its golden age, the Hollywood movie industry was controlled by a handful of studios. वो बोल रहे हैं कि जो golden age थी हॉलीवुड इंडस्ट्री की, वो सारी की सारी कंट्रोल कौन करता था? थोड़े से जो स्टूडियोज थे वही उसको कंट्रोल करते थे, यूजिंग अ सिस्टम नोन एज डैश। जो वो क्या करते थे, वो किसी सिस्टम को यूज करते थे, उसका सिस्टम का नाम हमने बताना था। आंसर इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसकी लोकेशन आपको दो जगह पर मिल सकती है, लेकिन जो मेन जगह है वो आपको ए पैराग्राफ में मिलेगी। इसकी लोकेशन ए पैराग्राफ में फोर्थ लाइन में लिखा था हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम, दैट मीन्स कि स्टूडियो सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। द एडवेंट ऑफ साउंड एंड बिजनेस आइडियल, वो बिजनेस रोल मॉडल क्या था? वर्टिकल इंटीग्रेशन था। दैट मीन्स कि स्टूडियो सिस्टम का नाम क्या था? नेम था वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो आप सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन रीड कर लीजिए। सी पैराग्राफ में लिखा है वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द अदर की कॉम्पोनेंट इन द राइज ऑफ हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम। स्टूडियो सिस्टम में राइज हुआ, वो इंपॉर्टेंट जो हमारा एलिमेंट था वो क्या था? वर्टिकल इंटीग्रेशन। दैट मीन्स वर्टिकल इंटीग्रेशन था नेम हमारे स्टूडियो सिस्टम का। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर एवरीवन 25। These studios were often run by autocratic bosses। ऑटोक्रेटिक जो जिनका खुद क्या हो, कंट्रोल हो। वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टूडियोज थे, जो ये जो ऑटोक्रेटिक एकदम कंट्रोल वाले बॉस थे, वो चलाते थे। मैन नोन एज, इन ये बॉसेस का, ये इंसानों का, ये आदमियों का नेम क्या था? उनको बोलते हम क्या थे? आंसर इज मूवी मॉगल्स। इनका मूवी मॉगल्स बोलते थे। इनकी लोकेशन एवरीवन हमें डी पैराग्राफ में मिलेगी। लाइन नंबर 1 से रीड कर लीजिए। स्टूडियोज वर रिमार्केबली कंसिस्टेंट एंड स्टेबल एंटरप्राइजेस ड्यू टू लार्ज पार्ट टू लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हेड्स। वहां पर मैनेजमेंट हेड्स तो थे, वो थे लॉन्ग टर्म थे, दैट मीन्स वो लंबे समय तक वहां पर रह रहे थे। द इनफेमस मूवी मॉगल्स, जो बुरे कामों के लिए फेमस थे, जो इनफेमस थे मूवी मॉगल्स, who ruled their kingdom with iron fist। उन्होंने अपने राज्य को रूल किया था, दैट मीन्स कंट्रोल पूरे के पूरे स्टूडियो के ऊपर किनका था? मूवी मॉगल्स का था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया मूवी मॉगल्स। क्वेश्चन नंबर 26 इज एवरीवन, in 1948 when they were forced to open market to smaller producers, the process known as dash। कि उनको क्या हुआ? सो ये डोमिनेशन जो थी इंडस्ट्री की, वो धीरे धीरे एंड होने लग पड़ी। फिर उन्होंने स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए ओपन कर दी मार्केट। इस प्रोसेस को वो क्या बोल रहे थे? इट इज डाइवर्सिट्यूड। इसकी लोकेशन एवरीवन हमें लास्ट पैराग्राफ में मिल रही है। लास्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस पैरामाउंट फेडरल डिक्री ऑफ द ईयर, द स्टूडियोज वर ऑर्डर टू गिव अप देयर थिएटर्स। स्टूडियोज को अपने थिएटर्स छोड़ने पड़े। विच इज कॉमनली रेफर टू एज, जिसको अक्सर बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है डाइवर्सिट्यूड, जिसकी वजह से उन्होंने मार्केट ओपन कर दी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लेकर। सो यहाँ से आंसर आ गया डाइवर्सिट्यूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज एवरीवन। आई होप आपको ये सारी रीडिंग समझ लग रही है। अगर आपको ये अच्छी एक्सप्लेनेशन लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारा थर्ड नंबर पैराग्राफ है लेफ्ट और राइट। सो लेफ्ट और राइट, ये जैसे हम राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, वही चीज़ है ये। हमारी फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है ये सेंटेंस कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 27, इन 1970 लेस्ली रॉजर डिस्कवर्ड। सो लेस्ली रॉजर ने कुछ डिस्कवर किया था। आंसर है इसका डी। लेटरलाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग, कि सिर्फ ह्यूमन बींग में ही लेटरलाइजेशन नहीं होती, बाकी एरियाज में भी, बाकी जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं उनमें भी लेटरलाइजेशन होती है। ये लेस्ले रॉजर्स ने फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर बी, क्योंकि बी पैराग्राफ में हमें लेस्ले रॉजर का नेम मिला था 3 नंबर लाइन में। हमने रीड करना है फर्स्ट लाइन से। फॉर मेनी ईयर्स इट वॉज एज्यूम्ड दैट लेटरलाइजेशन वॉज यूनिकली ह्यूमन ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है फीचर, कोई करेक्टरिस्टिक्स। वो बोल रहे हैं कि बहुत साल तक हमने ये सोचा था कि जो लेटरलाइजेशन है वो सिर्फ ह्यूमन में ही पॉसिबल है, यूनिकली सिर्फ ह्यूमन का ही एक फीचर है, ह्यूमन का ही एक करेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन की ये एबिलिटी है। बट दिस नोशन रैपिडली फेल अपार्ट। लेकिन ये जो हमारा आइडिया था, ये हमारी जो थिंकिंग थी, ये खत्म होगी, ये चूर चूर होगी, ये टूट गई, ये खराब होगी, ये नेगेटिव होगी। कब ये चीज हमारी झूठ पड़गी? एज जब रिसर्चर्स ने स्टार्टेड अनकवरिंग एविडेंस ऑफ लेटरलाइजेशन इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल। ये जो हमारा आइडिया था ये तब जाकर झूठ पड़ गया जब रिसर्चर ने स्टार्ट कर दी रिसर्च करनी किसके ऊपर?
कि ये जो लेटरलाइजेशन है ये तो बाकी तरह के एनिमल्स के अंदर भी होती है। जैसे कि लेस्ले रॉजर ने फाइंड आउट किया कि यही चीज जो लेटरलाइजेशन है ये चिक्स के ऊपर भी होती है। चिक्स में जब उन्होंने एक केमिकल इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि वो फूड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो उन्होंने उनके लेफ्ट ब्रेन में देखा, फिर राइट ब्रेन में देखा। दैट मीन्स कि उन्होंने ये पता लगाया कि चिक्स भी अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन लेटरलाइजेशन उसके उनके अंदर भी होती है। सो ये सिर्फ ह्यूमन का ट्रेट नहीं है, एनिमल्स में भी जो लेटरलाइजेशन है वो पॉसिबल हो सकती है। सो इट इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग, ये सिर्फ ह्यूमन बींग की तरफ के लिए सिर्फ सीमित नहीं है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 27 का डी। 28th एंजेलो बिजाजास एक्सपेरिमेंट रिवील दैट, जो एंजेलो था उनके एक्सपेरिमेंट ने कुछ रिवील किया, कुछ हमें बताया है। क्या बताया? आंसर इज सी, लेटरलाइजेशन हेल्प एनिमल्स टू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम, कि एनिमल्स लेटरलाइजेशन की हेल्प से दो काम एक टाइम पे कर सकते हैं। ये एंजेलो ने हमें बताया था। एवरीवन, इसकी लोकेशन एंजेलो वाले की लोकेशन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ, यस इन द पैराग्राफ ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अगर आप रीड कीजिए, इन 2006 एंजेलो बिजाजा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट सेट आउट किया था टू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन फीडिंग बिहेवियर बिटवीन स्ट्रांगली लेटरलाइज्ड एंड वीकली लेटरलाइज्ड फिश, कि फिश कैसे फीड करती है, जो फिश स्ट्रांग लेटरलाइजेशन है जिसमें और जिसमें वीक है। ही फाउंड दैट स्ट्रांगली लेटरलाइज्ड इंडिविजुअल्स वर एबल टू फीड ट्वाइस एज फास्ट एज वीकली लेटरलाइज्ड वन, कि जो स्ट्रांग थे वो उन्होंने दो गुना जल्दी फीडिंग कर ली, दो गुना जल्दी खाना खा लिया एज कंपेयर टू वीक लेटरलाइजेशन वाले। यहीं से ही एवरीवन उन्होंने लास्ट लाइंस में हमें मेंशन किया है, इन द लास्ट थर्ड लाइन, यहीं से आप रीड कर लिए, असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट ब्रेन हाउस मे बी स्पेशली एडवांटेजेस फॉर ह्यूमन सच एज बर्ड्स एंड फिश, कि अगर हम अपने डिफरेंट ब्रेन को, दैट मीन्स लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को अगर हम अलग अलग काम देते हैं तो ये बहुत एडवांटेजियस है एनिमल्स के लिए। दैट मीन्स कि हो क्या रहा है कि हम एक टाइम पर दो दो काम कर रहे हैं। हमने लेफ्ट ब्रेन को अलग काम दे दिया, राइट ब्रेन को अलग काम कर दिया। दिस इनेबल्स देम टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच साइड सेपरेटली विद डिफरेंट टास्क इन माइंड। उन्होंने क्या किया, उनका दिमाग दोनों जो उनके दिमाग है वो इकट्ठे चल रहे हैं, उन्होंने अपने टास्क को भी उसी टाइम में कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ से हमारा आंसर है एंजेलो बिजाजा वाले एक्सपेरिमेंट का, कि हम क्या कर सकते हैं, हम दो काम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। सो हमारा आंसर आ गया सी। Question number 29. Maggot and Brown's studies show that, जो मैगेट और ब्राउन की स्टडीज उन्होंने कुछ शो किया। आंसर इज ई, द ग्रेटर एन एनिमल्स लेटरलाइजेशन द बेटर इट इज एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितना एक एनिमल अच्छा है लेटरलाइजेशन की तरफ, उतना उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है वो अच्छी होगी। ये मैगेट और ब्राउन ने देखा था। मैगेट और ब्राउन की जो बात है ना वो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, एफ पैराग्राफ में। सो फर्स्ट लाइन में लिखा है, मारिया मैगेट एंड कॉलम ब्राउन एट मैकरे यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ये देखना चाहा, वांटेड टू सी इफ देयर वाज जनरल कॉग्निटिव एडवांटेज इन लेटरलाइजेशन, कि क्या लेटरलाइजेशन हमें दिमाग में मेंटली भी स्ट्रांग करता है, मेंटली भी कोई एडवांटेज देता है कि नहीं देता है। टू इन्वेस्टिगेट, ये इन्वेस्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पैरट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। जो राइट फुट भी स्ट्रांग हो सकता है, लेफ्ट फुट भी स्ट्रांग हो सकता है, या एम्बीडेक्स्ट्रस भी हो सकते हैं, मे बी उनके पास किसी चीज की डोमिनेंस ही ना हो। पैरट्स को फिर उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग टास्क दिया कि उनको क्या करना है, उन्होंने एक स्नैक को पुल करना है स्ट्रिंग से अपनी बीक को यूज कर कर। सो उस टाइम उनको अपने क्लॉस, अपने पंजे और अपनी चूंज, बीक दोनों यूज करनी पड़नी थी। और फिर हमने ये नोटिस किया, पैरट्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फुट प्रेफरेंस वर्कड आउट पजल फार मोर क्विकली, कि उन्होंने पजल को जल्दी सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स कि उन्होंने एक प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लिया। किन्होंने, जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग लेटरलाइजेशन थी, उन्होंने अपने प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स दे आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ई। क्वेश्चन नंबर 30th. वेलेटोर गिरा एंड गिरलैंडास रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट दैट, इन दोनों की रिसर्च फाइंडिंग ने भी हमें क्या बताया, आंसर इज बी, इट बेनिफिट्स अ पॉपुलेशन इफ सम मेंबर्स हैव डिफरेंट लेटरलाइजेशन देन द मेजॉरिटी। सो ये उस पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगी अगर कुछ मेंबर्स की लेटरलाइजेशन डिफरेंट है ज्यादा लोगों में से। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ जी पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में इन दोनों का हमें नेम मिल गया।
फिर हमने रीड करना स्टार्ट करना है जी लास्ट थर्ड लाइन से। दीज हैव शोन, इन दोनों ने कुछ शो किया है, दैट अ ग्रुप ऑफ फिश इज लाइकली टू सर्वाइव अ शार्क अटैक विद फ्यूएस्ट कैजुअलिटीज इफ मेजोरिटी टर्न्स टुगेदर इन वन डायरेक्शन। कि एक फिश शार्क के अटैक से बच जाएगी। कब बचेगी? जब ज्यादातर फिश क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए। दैट मीन्स कि जो स्मॉल प्रोपोर्शन है वो बच सकता है प्रीडेटर से। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर ने ये तो सोचा ही नहीं था ये इस तरफ मूव कर जाएंगी। तो जहां पर लोग ज्यादातर जा रहे हैं वो रिस्क में है, लेकिन जहां पर लोग कम जा रहे हैं वो रिस्क में नहीं है, वो बच जाते हैं। दैट मीन्स कि जो स्मॉल प्रोपोर्शन है, जो पॉपुलेशन है, उनको बेनिफिट मिला। इट बेनिफिट्स अ पॉपुलेशन अगर कुछ मेंबर्स के पास डिफरेंट यूटिलाइजेशन हो बाकियों के कंपैरेटिवली। सो यहाँ से हमारा बन गया 30th का क्वेश्चन आंसर बी। Let's move to the summary completion now. We have one verse limit here. Leslie Roger 2004 experiment. So Leslie Roger का जो experiment था उसके ऊपर है ये सारा. Lateralization is determined by both genetic and dash influences. So genes और एक कोई और चीज होती है जिसकी वजह से ही lateralization होती है. इसका आंसर है environmental influences होते हैं. लेस्ले का नेम हमें बी पैराग्राफ में मिला था तो हमने बी पैराग्राफ में जाना है, राइट. सो बी पैराग्राफ में लेस्ले का नेम मिला. तो अगर हम वहां पर मूव कीजिए तो वहां पर उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं. सो लेट्स मूव टू द डी पैराग्राफ. क्यों? क्योंकि डी पैराग्राफ में हमें फर्स्ट वर्ड मिला जेनेटिक्स. जेनेटिक्स प्ले अ पार्ट इन डिटरमाइनिंग लेटरलाइजेशन. की जीन्स तो पार्ट प्ले करते हैं, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट टू. और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? इन्वायरमेंटल, क्योंकि फैक्टर्स की जगह पर उन्होंने लिखा था इन्फ्लुएंसेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32. Rogers found that chicks whose eggs are given dash during incubation period tend to have stronger lateralization. कि eggs जिनको कोई चीज दी जाती थी जब वो incubation में थे, जब वो eggs grow कर रहे थे, तब वो ज्यादा लेटरलाइजेशन उनमें आ जाती है. अभी हम सेम पैराग्राफ में मूव करेंगे. सेम पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में चिक्स की बात हो रही है, राइट. रॉजर ने फाइंड आउट किया चिक्स में लेटरलाइजेशन डिपेंड क्या करती है, वेदर इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट बिफोर हैचिंग फ्रॉम एन एग. कि एग्स में से हैच होने से पहले क्या उनको हमने ज्यादा लाइट प्रोवाइड की है, उसी से लेटरलाइजेशन डिपेंड करती है. दैट मीन्स हमने उनको क्या दिया? हमने उनको दी लाइट. तो लाइट हमारा बन गया आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. 2004 की एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ दैट दीज चिक्स वर बेटर एट डैश. कि ये जो चिक्स थे ये अच्छे तरीके से कोई काम कर पा रहे थे. आंसर इज मल्टीटास्किंग. वो मल्टीटास्किंग ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे थे. 2004 अभी हमने फाइंड आउट करना था, वहीं पर 2004 है हमारे पास. रॉजर यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट एडवांटेजेस टू ब्रेन्स बायस इन चिक्स फेस्ड विद चैलेंजेस ऑफ मल्टीटास्किंग. कि जब उनको प्रॉब्लम आती है मल्टीटास्किंग की, जब उनको चैलेंज आता है मल्टीटास्किंग का, तब भी उनको काफी सारी एडवांटेजेस मिलती हैं. दैट मीन्स कि वो किस चीज में अच्छे हो जाते हैं? वो मल्टीटास्किंग में अच्छे हो जाते हैं. सो यहाँ से हमारा आंसर बन गया मल्टीटास्किंग. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 एवरीवन. 34 here is, as expected the strongly lateralized birds in the experiment were more able to locate dash using their right eye. right eye को यूज कर उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने फाइंड आउट किया था जी फूड. लेट्स मूव एवरीवन. इसकी लोकेशन सेम ही है हमारे पास. उन्होंने बोला यहाँ पर नीचे से एवरीवन थर्ड लाइन रीड कीजिए डी पैराग्राफ की. एज प्रिडिक्टेड बर्ड्स इंक्यूबेटेड इन लाइट लुक्ड फॉर फूड मेनली थ्रू देयर राइट आई. राइट आई को यूज करके उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा फूड. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया फूड को. फूड को उन्होंने फाइंड आउट कैसे किया? राइट आई से फूड को फाइंड आउट किया. while using their left eye to monitor an imitation डैश लोकेटेड अबव देम. फिर उन्होंने लेफ्ट आई से किसको देखा? हमने ये बताना है कि जो उनके ऊपर था. सो लेफ्ट आई से उन्होंने किसको देखा? राइट आई से तो फूड को देख लिया. लेफ्ट आई को किसको देखा? सो उसकी लोकेशन है वाइल यूजिंग द अदर. सो उन्होंने दूसरी जो लेफ्ट आई बची थी उसको क्या यूज किया? उसको टू चेक आउट द प्रीडेटर. उन्होंने प्रीडेटर को फाइंड आउट करने के लिए, चेकआउट करने के लिए उसको यूज किया. सो आंसर हमारा इसका आ गया प्रीडेटर. प्रीडेटर का मतलब होता है जी शिकारी. लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी एवरीवन. द लास्ट कैटेगरी हेयर इज कि कौन से पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. इसमें हमारे पास नोट है एक दैट हम किसी एक लेटर को एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टडी विच सपोर्ट अनदर साइंटिस्ट फाइंडिंग. एक स्टडी जो दूसरी साइंटिस्ट की स्टडी को सपोर्ट कर रही है. आंसर इज ई पैराग्राफ की एवरीवन. आपको फर्स्ट लाइन ही रीड करनी पड़नी थी, आपको वहीं से क्लियर हो जाना था. ये ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन.
Similar results, that means similar findings probably hold true for many other animals. सेम रिजल्ट्स ही हमें मिल रहे हैं बाकी एनिमल्स को लेकर ही. और फिर एक बंदा था एंजेलो बिजाजा, उन्होंने भी यही चीज को प्रूव कर दिया. दैट मीन्स कि इस इंसान ने बाकी स्टडीज को भी सपोर्ट कर दिया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ई, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट्स ही बाकी स्टडीज के निकल रहे थे. Let's move to question number 37. The suggestion that a person could gain from having an opposing lateralization to most of the population. अगर बाकी पॉपुलेशन कुछ और कर रही है लेकिन ये वाले इंसान ने कुछ और कर लिया तो उसको गेन होएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा. इसका आंसर एवरीवन हमें मिल रहा है एच पैराग्राफ में से. लेट्स मूव टू एच पैराग्राफ. एच पैराग्राफ में मूव करते हैं तो वहां से हमें मिलेगा एन इम्बैलेंस ऑफ लेटरलाइजेशन विद इन पॉपुलेशन में ऑल्सो हैव एडवांटेजेस. अगर तो लेटरलाइजेशन में इम्बैलेंस है, दैट मीन्स हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेटरलाइजेशन है, तो हमें एडवांटेज मिल सकती है इंडिविजुअल्स को, इंसानों को, ह्यूमन को. वेयर एज मोस्ट कोऑपरेटिव इंटरेक्शन रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स टू रिएक्ट सिमिलरली. अगर तो हमने किसी के साथ कोऑपरेट करना हो तो हमें सेम वे में बिहेव करना पड़ेगा, सेम वे में रिएक्ट करना पड़ेगा. देयर आर सम सिचुएशंस, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं सच एज अग्रेसिव इंटरेक्शन वेयर इट कैन बेनिफिट एन इंडिविजुअल टू लॉन्च एन अटैक. लेकिन जब हम गुस्सा कर देते हैं, यूजुअली हम नहीं करते हैं, लेकिन जब हम गुस्सा कर देते हैं तो भी वो चीज़ उनको बेनिफिट कर सकती है. दैट मीन्स कि उन्होंने ऑपोजिट बिहेवियर दिया, शो किया, तो उनको वहां से बेनिफिट ही मिला ना. सो यहाँ से हमारा आंसर है कि एच पैराग्राफ में इस चीज़ की बात हुई थी कि ऑपोजिट हमने लेटरलाइजेशन यूज की मोस्ट पॉपुलेशन से, और उसको एक इंसान, उससे एक इंसान को क्या हुआ, एक गेन हो गया, बेनिफिट मिल गया. क्वेश्चन नंबर 38. रेफरेंस टू लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल लेटरलाइजेशन दैट हैज अकमलेटेड. कि बहुत सारी नॉलेज हमने इकट्ठी की हुई है, अकमलेट की हुई है एनिमल लेटरलाइजेशन से. सो एनिमल लेटरलाइजेशन के ऊपर जो बहुत सारी नॉलेज है हमने इकट्ठी की है. ये कहाँ से हमें मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है बी पैराग्राफ से. एवरीवन लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस रीड करनी है आपने, ज्यादा नहीं. लास्ट 2 लाइंस पर जाते हैं. Similar evidence appeared in songbirds and rats around the same time. Since then, researchers have built up an impressive catalog of animal lateralization. वो बोल रहे हैं researchers ने build up मतलब store किया हुआ है बहुत ज़्यादा, impressive मतलब बहुत ज़्यादा, catalog मतलब list. That means कि बहुत सारी knowledge researchers ने store कर रखी हुई है किसके ऊपर? animal lateralization के ऊपर. So ये B पैराग्राफ में थी. B पैराग्राफ जो था हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नेक्स्ट 39 की तरफ मूव करते हैं. 39 इज रिसर्च फाइंडिंग्स दैट वर अमंग्स द फर्स्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट अ प्रीवियस बिलीफ. कि ऐसी रिसर्च फाइंडिंग्स, ऐसी जो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो जिसने पुराने बिलीफ को खत्म कर दिया हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हो, अपोज कर दिया हो. आंसर इज बी, क्योंकि बी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही ये चीज हुई थी. बी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में मूव करते हैं. फॉर मेनी ईयर्स इट वॉज अज्यूम्ड. बहुत सारे साल हमने ये चीज सोची थी. दैट मीन्स एक प्रीवियस बिलीफ हो गया, क्योंकि हमारी सोच होगी कि लेटरलाइजेशन सिर्फ ह्यूमन में ही होती है. लेकिन फिर रिसर्चर्स ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, ये चीज तो एनिमल में भी होती है. अभी इसकी बात भी बी पैराग्राफ में हुई है. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया अगेन बी. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एवरीवन. A suggestion that lateralization would seem to disadvantage animals. की एनिमल्स में लेटरलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस है, बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं. आंसर इज ए पैराग्राफ में हुआ था ये सारी की सारी बात. ए पैराग्राफ में मूव करो. जो ए पैराग्राफ है वो सारा का सारा इसके ऊपर ही हमें बता रहा है कैसे. ए पैराग्राफ को आप नीचे से 4th लाइन रीड कर लीजिए. दिस डज ऑन सम ओकेजन लेट एनिमल डाउन. कि ये चीज एनिमल के लिए कभी कभी बुरी भी हो सकती है. सच एज व्हेन अ टोड फेल टू एस्केप फ्रॉम स्नेक अप्रोचिंग फ्रॉम राइट. कि अगर कोई टोड जो है वो भाग ना पाया जब स्नेक राइट हैंड साइड से आ रहा है, जस्ट बिकॉज इट्स राइट आई इज वर्ड्स एट स्पॉटिंग डेंजर्स इन द लेफ्ट. क्योंकि उसकी लेफ्ट आई से उसको जल्दी पता चल जाता है, राइट आई से उसको पता नहीं चलता. और राइट आई से ही अगर, राइट साइड से ही अगर स्नेक आ गया तो वो तो बंदा मर जाएगा ना. सो व्हाई वुड एनिमल्स इन्वॉल्व इन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सीम्स टू एंडेंजर देम. सो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसमें एनिमल्स के ऊपर बैड इम्पैक्ट, वो डेंजर में आ सकते हैं जब उनमें लेटरलाइजेशन होएगी. सो एनिमल जो है उनको नेगेटिव डिसएडवांटेजेस भी फेस करनी पड़ सकती हैं लेटरलाइजेशन की वजह से. सो यहाँ से हमारा 40th का आंसर आ रहा है जी ए. सो दिस इज एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ you like this video, please give it a thumbs up and do not forget to subscribe to our channel. Thank you everyone.